राजेश गर्ग का चंद्रपुर के पहाड़ी शहर में नया नया ट्रांसफर हुआ था। पर हाँ, इन कुछ ही दिनों में उनके पड़ोसियों ने यह जरूर जान लिया था कि गर्ग साहब को कुत्तों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। छोटा सा गवर्नमेंट क्वार्टर होने के चलते वो कुत्ता तो नहीं पाल सकते थे, पर जब भी उन्हें कहीं पर कोई कुत्ता दिख जाता, वो पालतू होता या आवारा, वो खुद को उसे सहलाने से नहीं रोक पाते थे। हाल ये था कि सामने कुत्ते को पाकर 27 साल के राजेश जैसे 7 साल के बच्चे बन जाते थे। पर उन्हें नहीं पता था कि उनका ये कुत्तों से लगाव उनकी जिंदगी में ग्रहण लगाने वाला था। एक ऐसा ग्रहण जो हर पूर्णमासी की रात को लगने वाला था। अरे वाह, क्या खूबसूरत रास्ता है। अच्छा किया जो मैंने मेन रोड से ना आके इस जंगल वाले शॉर्टकट से ले लिया। वैसे धवन साहब तो बोल ही रहे थे कि जंगली जानवर का खतरा हो सकता है, पर एक दिन के लिए तो रिस्क ले ही सकता हूं। वैसे यहां पर नया हूं तो जान पहचान बस लोगों से ही नहीं, रास्तों और जंगलों से भी होनी चाहिए ना। अरे ये तो कोई कुत्ते की आवाज लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जख्मी हो बेचारा। जाकर देखूं क्या? पर अगर कोई दूसरा जानवर आ गया, मतलब जैसे कुत्तों का शिकारी, जैसे बाघ या कोई दूसरा जानवर, तो जाकर देख ही लेता हूं। पास ही से तो आ रही आवाज, जल्दी जाकर लौट आऊंगा। लगता है दाईं ओर से आ रही है। यहाँ पे तो पेड़ पौधे इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही। अभी तो बस दिन के 4 बजे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे शाम ढल चुकी हो। शायद उस झाड़ी के पीछे से आ रही है। हाँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस ये कुछ बालों का ढेर, और कुत्ते के तो नहीं लग रहे ये बाल, और ये चमड़ी के टुकड़े। अब जो भी हो, अब लौटना चाहिए यहां से। जंगल के कुछ ज्यादा ही अंदर आ गया हूं मैं। हे भगवान, ये तो कोई भयानक सा ही जानवर लग रहा है। भारी गलती हो गई यहाँ आके। भागता हूं। क्या जानवर हो सकता है? भेड़िए तो झुंड में आते हैं यार, और इसकी आवाज तो किसी शेर या तेंदुए जैसे भी नहीं है। यार मैं क्या सोच रहा हूं, अभी जाने का वक्त है। वो रही रो। मेरी टांग। राजेश एक कुत्ते की मदद करने की कोशिश में खुद एक खूंखार जानवर के चंगुल में फंस गए थे, और उसकी पकड़ से बचने की कोशिश में भागते हुए वो ऐसे गिरे कि सर पर चोट लगने से होश खो बैठे। और फिर जब अगले सुबह उनकी आंख खुली तो मिस्टर गर्ग, मिस्टर गर्ग। मैं कहाँ हूं? हे भगवान, वो जानवर। शांत हो जाइए मिस्टर गर्ग, आप बिल्कुल सेफ हैं। बस आपके राइट लेग पर किसी जानवर ने काट लिया है। काफी खून बहा है आपका, पर जख्म इतना गहरा नहीं है। पर आप इस आदमी को जानते हैं क्या? मतलब वो वहां पर जो लाश पड़ी है, उसे पहचानते हैं क्या आप? क्या? कौन? हे भगवान, ये मर चुके हैं? कैसे? पर नहीं, मेरे बेहोश होने से पहले ये वहां नहीं थे, और मैं तो इनको पहचानता भी नहीं हूं। दरअसल मिस्टर गर्ग, आपको और इस आदमी को यहां पड़े हुए 2 लकड़हारों ने देखा, और मुझे खबर की। आपकी पहचान तो आपके पर्स से मिले आईडी से हो गई, पर इस आदमी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पर कमाल है कि इनके बदन पर कोई बाहरी चोट या काटने जैसा निशान नहीं है, बस कपड़े कुछ अजीब तरह से फटे हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जैसे किसी सदमे से मरे हो। हार्ट अटैक हो सकता है। सॉरी, मैं आपको इस मामले में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। खैर कोई बात नहीं, पर आप यहाँ पर क्या करने आए थे? आपको तो पता होना चाहिए था कि ये जगह कुछ सेफ नहीं है। वो दरअसल मैं यहाँ नया हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ की नजदीकी वादियाँ करीब से देखता हुआ घर जाऊं।
और मैं मेन रोड से ही गुजर रहा था कि अचानक किसी जख्मी कुत्ते की सी आवाज सुन के रुक गया। मुझे लगा कि कोई बेबस कुत्ता बेचारा कहीं घायल पड़ा है, तो मैं उसे ढूंढने के लिए रोड से झाड़ियों की ओर चला गया। कमाल है, एक कुत्ते का हाल जानने के लिए आपने अपनी जान ऐसे खतरे में डाल दी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ऑफिसर, आपको ये बात कुछ अजीब सी लग रही होगी, पर तब मुझे शायद खतरे का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो बस उस कुत्ते की आवाज का पीछा करते हुए मैं उन घनी झाड़ियों के पास जा पहुंचा। पर वहां मुझे कुछ अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। अजीब सी गुर्राहट मतलब? पहले तो लगा कि कोई भेड़िया होगा, पर वो भेड़िए की आवाज से तो काफी खतरनाक थी। तो मैं तो डर के मारे ऐसा भागा कि पीछे मुड़ के ही नहीं देख पाया, और फिर शायद मुझे उसने दाईं टांग पे काट लिया और मैं गिरा तो किसी शायद इस पत्थर पर शायद मेरा सिर टकराया और मैं बेहोश हो गया। आपकी कहानी तो आपकी जुबानी सुन ली, अब इस आदमी की कहानी कौन बताएगा? अरे ये यहां पर क्या गिरा हुआ है? ये तो एक चांदी का सिक्का है, अ सिल्वर कॉइन, और ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने इसे निगल कर उल्टी की हो। ये तो मेरा सिल्वर कॉइन है। इसे मैं लकी चार्म की तरह साथ रखता हूँ बचपन से। मेरी पैंट्स की राइट पॉकेट में रहता है ये। रियली? मतलब ठीक वही जगह पर आपको काटा गया है? लगता है वो जानवर आपको काटते वक्त इसे निकल गया होगा और फिर से इस सिक्के को उल्टी करके बाहर उगल दिया। जो भी हो, शायद सच में ये सिक्का आपके लिए लकी चार्म है। शायद इस सिक्के ने आपकी जान बचा दी। चलिए फिर उठा लीजिए अपना सिक्का, आपका लकी चार्म। इससे छूने पर ऐसे जलन क्यों हो रहा है? ओह, शायद उस जानवर की उल्टी लगी होगी उस सिक्के में, एसिड वगैरह, जिससे आपको शायद कोई एलर्जी हो रही होगी। इसे किसी कपड़े में लपेट के रखिए। हाँ, अब यही करता हूँ, थैंक्स। और इस आदमी की कहानी शायद कुछ ऐसी होगी। ये शायद जंगल में किसी वजह से आया होगा और उस जानवर को आप पर हमला करते हुए देखा होगा। शायद इसे दिल की बीमारी थी या शायद कमजोर दिल का था ये, तो उस हमले को देख के इतना घबरा गया कि इसका दिल जवाब दे गया। पर मुझे उस वक्त और कोई भी आदमी के यहाँ होने का अंदाजा नहीं हुआ था। शायद आपके बेहोश होने के ठीक बाद यहाँ आया हो ये। जो भी हो, ये बस मेरी एक थियरी है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। खैर, पहले आपको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। बाकी इस आदमी की पूरी कुंडली जानने के लिए ये फॉरेंसिक टीम तो आ रही है। उस जानवर का भी पता लगाना होगा। वैसे इस वाड़ी के लोगों के मुंह से कई सारी कहानियां तो सुनने को मिलती है, पर मुझे नहीं लगता आपका हमलावर उन कहानियों में से कोई था, वरना आप अपनी कहानी बोलने के लिए जिंदा नहीं होते। जो भी हो, मेरी गलती की वजह से मैंने बेकार में आप सबको परेशान किया। आइंदा से मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं मिस्टर गर्ग, लोगों को मुसीबत से बचाना ही तो हमारा काम है। पर हाँ, फिर कभी ऐसे जानबूझकर मुसीबत को बुलावा मत दीजिएगा। खैर, अभी तो टाउन में ये किस्सा हफ्ते भर तक सबकी जुबान पर होगा और फिर सब भूल जाएंगे हर बार की तरह। अब चलिए यहां से निकलते हैं। हाँ, रुकिए, मैं आपको सहारा देता हूं। राजेश गर्ग चंद्रपुर में नौकरी के सिलसिले में नए नए आए हुए थे, तो एक दिन वो ऑफिस से लौटते हुए वहां की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने के लिए जंगल वाले रास्ते की ओर मुड़ गए। उसी दौरान उन्हें पास की झाड़ियों से किसी जख्मी कुत्ते की सी आवाज सुनाई पड़ी। राजेश को कुत्तों से इतना गहरा लगाव था कि वो खुद को उस आवाज के पीछे जाने से रोक नहीं पाए और वो आवाज के पीछे पीछे जंगल के काफी अंदर तक चले गए। पर वहां उन्हें जख्मी कुत्ता तो नहीं मिला, पर उनके पीछे कोई भयानक जानवर जरूर लग गया। पर इससे पहले कि वो रोड तक पहुंच पाते, उस जानवर ने उनकी दाईं टांग पर काट लिया और राजेश वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने सामने पुलिस ऑफिसर को पाया। पर ऑफिसर के सामने वहां सिर्फ राजेश ही नहीं था, वहां किसी और इंसान की लाश भी थी
और ऑफिसर इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद उस आदमी का इस जानवर से डर कर हार्ट फेल हो गया। पर क्या ये सचमुच इतनी मामूली सी बात थी? आज तो कुछ ज्यादा काम तो नहीं था। जब तक ये बरसात का मौसम रहेगा कोई नया असाइनमेंट शायद नहीं आने वाला। अब आराम से पार्वती थिएटर में आई नई फिल्म देखूंगा। अरे यार, मैं तो अभी यहाँ के चंद्र महल के पास हूं। यार यहाँ पे मैं अभी तक कैसे नहीं आया? ये तो इस शहर का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चलो आज फिल्म रहने ही देता हूं, आज तो महल घूमते हैं। टिकट, हाँ इधर मिलेगा टिकट। वाह वाह वाह, ये राजा रजवाड़े भी क्या चीज थे। इनके टेस्ट को तो भाई मानना पड़ेगा। ये महल तो भाई करीब 500 साल पुराना है। इसमें ये क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ बाद में शायद कुछ ब्रिटिश एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। शायद महाराजा को विलायती दारू कुछ ज्यादा ही रास आई होगी। महारानी का दरबार, तो राजा जी काफी फॉरवर्ड माइंडेड भी थे। रानी साहिबा के लिए खास अलग से दरबार बनवाया है। वाह क्या आलीशान। हाँ, ओह, बहुत घूम लिया, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रानी जी के दरबार में दरबारी बन के कहीं बैठ ही जाता हूँ। हाँ, वो खिड़की के पास वाली चेयर सही रहेगी। वाह, यहां से बाहर के नजारे अब भी काफी सुंदर है। बारिश तो रुक गई, बादल छटने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, ओह कितनी खूबसूरत लड़की है, जैसे जन्नत से कोई परी उतर आई हो। मेरी तो जैसे नजर ही नहीं हट रही। ये अजीब सी स्मेल क्या है? लगता है जैसे इसी से आ रही है। ऐसी स्मेल तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। ओह, ये तो मुझे ही घुर रही है। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि तब से मैं इसे आंखें फाड़ के देख रहा था। हेलो, मैं कामिनी। हाँ? आप गूंगे तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलना आता है। चलो अच्छा है, मुझे आपकी मौजूदगी से ही पता चल गया था कि आप इंसानों से हमारी बिरादरी के करीब हैं। वरना मेरे परिवार के अलावा इस शहर में अभी तक मैं किसी और अमानव से नहीं मिली, बहुत सालों से। हाँ? अमानव? जाने दीजिए, आज बहुत दिनों के बाद मुझे दिन में बाहर घूमने का मौका मिला है, वरना रात को निकलते निकलते मैं तंग आ गई थी। और वैसे भी रात को भूख भी ज्यादा रहती है। पर आज मौसम तो कुछ खास नहीं है घूमने लायक। क्या बात कर रहे हैं? कितने सुंदर काले बादल मंडरा रहे हैं आसमान में। सूरज की एक किरण तक नहीं आ रही है जमीन पर। तो जल्दी सूरज को आ जाना चाहिए ना? क्या? ये क्यों बोल रहे हैं आप? आज रेडियो पे तो बोला था कि पूरे दिन बारिश होगी और घने बादल छाए रहेंगे, इसीलिए तो मैं हिम्मत जुटा के आज बाहर निकल पाई हूँ। और आप हैं कि उस मनहूस सूरज के निकलने की दुआ कर रहे हैं। मैंने आपसे चांदी के कंजर के बारे में कभी कुछ कहा क्या? उफ, शायद मैंने ही आपको समझने में गलती कर दी। अलविदा। अरे बाप रे, ये भी हुआ क्या? ये लड़की जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा अजीब निकली। उसकी एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी, या फिर मैं ही अनाड़ी हूं और मुझे शायद लड़कियों से बात ही नहीं करना आता। मैंने सचमुच में कुछ गलत कह दिया क्या? खैर बेटा, तुम्हारी किस्मत में ऐसी हूर की परी कहां लिखी होगी। वापस लौटता हूं। आज के लिए तो मन भर गया मेरा। आज रात के लिए मटन लेकर चलता हूं, तो उसकी चावला चाची को दे दूंगा बनाने के लिए। उनकी रसोई की बात ही कुछ अलग है। पर कुछ दिनों से मैं कुछ ज्यादा ही मांस मच्छी खा रहा हूं। पहले मुझे इतना पसंद नहीं हुआ करता था ये सब, पर पता नहीं उस जानवर वाले हादसे के बाद जैसे खुराक जैसे बिल्कुल उलट पुलट ही हो गई। शायद हॉस्पिटल में जो वो नर्स लोगों ने जल्दी घाव भरने के लिए नॉनवेज खिलाया, कुछ ज्यादा ही रास आ गया जुबान को। खैर, शायद खाते खाते खुद ही उब जाऊंगा।
फिर मेरी डाइट भी पहले की तरह हो जाएगी। हाँ, माफ कीजिएगा, उस वक्त शायद मैं कुछ ज़्यादा ही चिढ़ गई थी। वो क्या है कि मेरा ज़्यादा घुलना मिलना नहीं हो पाता है ना लोगों से, तो समझ नहीं पाई कि आप बस मजाक कर रहे थे। और वैसे भी आप भी मेरी तरह इंसानों के बीच में अकेले पड़ जाते होंगे, इसीलिए हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। मतलब मजाक मजाक। हाँ, मैं मजाक ही कर रहा था। आपको अगर बुरा लगा तो प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। खैर, आप बस ऐसे मजाक मत कीजिएगा, मुझे ऐसे मजाक से कुछ ज्यादा ही घबराहट होती है। नो नो, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आगे से ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बातें यार, मैंने बोला क्या था? अभी भी मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। पर ठीक है, इन मोहतरमा से सूरज और चांद का जिक्र नहीं कर रहा है, बस। नोटेड। आइए ना, मेरे घर चलते हैं। मेरे पिताजी और माँ आपको देख के बहुत खुश होंगे। आपके घर? थैंक्स फॉर इनविटेशन, पर ऐसी अचानक से मैं कैसे आ सकता हूँ? मतलब आपके घर वालों को परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, बल्कि आपको घर में पाकर मेरे माँ और पिताजी को बहुत राहत मिलेगी। पहली बार इतने सालों के बाद आएगा कोई हमारे घर पे, जिसके सामने उन्हें इंसानी चलावा नहीं करना पड़ेगा। ओह, मुझे भी पसंद नहीं है जब लोग शरीफ दिखने की कोशिश करते हैं। मैं तो यही पसंद करूंगा अगर वो अपने उसी रंग में पेश आए जो उन्हें कुदरत ने दिया है, मतलब बिल्कुल नेचुरल। तो फिर आपको मेरे घर में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे घर में लोग अपनी सच्चाई छुपाते छुपाते थक गए हैं। ओह ओह, सूरज निकल रहा है दक्षिण की ओर से। क्या करूं मैं? मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, मुझे घर ले चलिए। ओह, आपको सचमुच सूरज पसंद नहीं? इस लड़की का एक दोस्त को ढीला है क्या? पर घबराई हुई कितनी मासूम लग रही है। मैंने ऐसा सुंदर चेहरा आज तक नहीं देखा है, बल्कि किसी ने भी नहीं देखी होगी ऐसी खूबसूरती। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे इतने करीब है। अरे अरे, घबराइए मत, जरा ऊपर देखिए। सूरज की किरणें बादलों के बीच से छान के आ रही थी। ओह लो, फिर से बादल छा गए। ओह हाँ हाँ, शुक्र है बादल का जो इस जालिम सूरज को ढक के रखती है, वरना मैं तो झुलस के मर ही जाती। ठीक है, तो चलिए आपके घर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जरूर चलिए ना, देखना कितना मजा आएगा। उस दिन जंगल में हुए हादसे के कुछ ही दिन बाद राजेश वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आया। और एक बरसात वाले दिन जब ऑफिस का काम जल्दी निपटाकर राजेश वहां के एक टूरिस्ट अट्रैक्शन चंद्रमहल को देखने पहुंचा, तो वहां उसे अपनी जिंदगी की चाहत मिल गई। एक नौजवान खूबसूरत लड़की, जिसे देखते ही राजेश की धड़कनें जैसे थम सी गई। पर राजेश की किसी बात पर कामिनी अचानक नाराज हो गई और वहां से चल दी। लेकिन जब राजेश महल से बाहर निकल रहा था तो उसे कामिनी फिर से मिल गई और उसने अपनी नाराजगी के लिए माफी मांगी और राजेश को अपने घर आने का न्योता दिया। और प्यार के सुरूर में डूबा हुआ राजेश उसके साथ चलने के लिए तैयार भी हो गया। वाह, आपका घर तो कितना सुंदर है। इसका आर्किटेक्चर तो एकदम चांद महल जैसा है। हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ के राजघराने से दूर का रिश्ता हुआ करता था। यहाँ के आखिरी राजा मेरे पिताजी के भतीजे थे। ओह, मतलब आप शाही खानदान से हैं? खैर वो तो पुरानी बातें हैं। माँ मैं आ गई। बेटा, इतनी देर कर दी लौटने में। मैं और तुम्हारे पिताजी चिंता से मरे जा रहे थे कि कहीं तुम्हें मनहूस सूरज ने तो नहीं निगल लिया। माँ, इनसे मिलो। अरे मैंने तो अभी तक आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा। नमस्ते, मैं राजेश हूँ, राजेश गर्ग। नमस्ते जी। कामिनी, तुम इस आदमी को क्यों यहाँ ले आई? बेचारा जवान है, इसे अभी कितना कुछ देखना बाकी है। अरे माँ, ये मुझे चंद्रमहल में मिले। जरा ध्यान से इनकी गंध महसूस करो। कुछ समझ में आया?
अरे हाँ, तुमने पहले क्यों नहीं बोला? माफ कीजिएगा, सब कुछ ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, सब ठीक है। आप हमें माफ कीजिएगा, आप हमारे मेहमान हैं और हमने आपको तब से ऐसे घर के बाहर खड़ा कर रखा है। असल में हमें बहुत दिनों बाद मेहमान नवाजी का मौका मिला है ना, इसीलिए। आइए अंदर आइए। कामिनी के पिताजी को भी आपसे मिलके बहुत खुशी होगी, वरना कब से उनका बस हम दो औरतों के बीच ही वक्त गुजर रहा है। जी शुक्रिया। मैं कामिनी के पिताजी को बुला के लाती हूँ। अरे थोड़ा ढंग के कपड़े तो पहन लीजिए, घर में मेहमान आए हैं। हाँ, मेहमान आए हैं। वाओ, अ गेस्ट आफ्टर सो लॉन्ग। अरे इनसे मिलिए, ये राजेश जी हैं, इन्हें कामिनी लेकर आई है। इनके सामने हमें एहतियात बरतने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी स्मेल अच्छा है। नाइस टू मीट यू। रक्तराज घराने में आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कामिनी की आपसे मुलाकात हुई, वरना कब तक बस हम दोनों की शक्लों के बीच में रहती बेचारी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे इनसे भी वो अजीब सी गंध आ रही है, और इनके हाथ कितने ठंडे हैं। अरे कामिनी के पापा, आप क्या इन्हें बैठने को नहीं कहेंगे? आइए यहाँ सोफे पे बैठ जाइए। हाँ, अब सुनिए, आपके जैसे जवान पिल्लों को तो हमारी तरह अपनी खुराक के बारे में सावधानी नहीं रखनी पड़ती होगी, तो जो भी आपका खाने का मन हो बोलिए। वैसे एक सुअर का टुकड़ा, 2 पूरी मुर्गियां और कुछ अंडे फ्रीजर में पड़े हैं, मैं फटाफट आपके लायक बना दूंगी। जो भी आपके लिए आसान हो। क्या इन्होंने भी मुझे कुत्ते का पिल्ला कहा? अरे ऐसा मत बोलिए कि जो भी आसान लगे, वो तो कच्चा सुअर ले आएंगी। आप भी ना, बड़े मजाक किया है। हाँ अब सही है। चलो कामिनी, तुम भी आके मेरी मदद करो। हमको जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुकिंग नहीं सीखोगी। कुकिंग इंसानों में घुलने मिलने के लिए बहुत जरूरी होती है बेटा। ठीक है माँ, चलिए। चलो, ये दोनों औरतें अपने काम में बिजी रहेंगी, अब हम दोनों मर्द खुल के बात कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो यंग मैन, हाउ इज द आफ्टर लाइफ ट्रीटिंग यू? आपका मतलब चंद्रपुर की लाइफ? आप जैसा तुम समझो। मुझे इस शहर में आए हुए 3 महीने हो गए हैं। नौकरी ही ऐसी है, इसलिए मैं अपना कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश करना चाहता हूँ। गुड, यू विल ब्लेंड वेल विद ह्यूमंस। बाय द वे, क्या मैं एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? हाँ पूछिए पूछिए, मुझसे जितना हो पाएगा आंसर करूंगा। हाउ ऑफन डू यू चेंज? चेंज? हाँ, मतलब तुम कितने दिनों में बदलते हो? बदलता हूं? क्या? अरे वही जो तुम लोगों को करना पड़ता है हर महीने में एक बार, when you get all hairy and big। क्या बोल पूछ रहे हैं ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेविंग? शेविंग के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हर संडे नहाने से पहले? ओह, सो फ्रीक्वेंटली। मैं तुम जैसे दूसरे लोगों को जानता था, वो तो बस हर फुल मून को बदलते थे। खैर, शायद अभी के नौजवान पिल्लों में कुछ नए लक्षण आ रहे होंगे। हाँ, अच्छा। ये भगवान, इनकी तो पूरी फैमिली अजीब है। क्या बोले जा रहे हैं ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। या फिर ये इनका कोई लोकल कस्टम है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। कामनी तो बोल रही थी यहाँ के रजवाड़ों के रिश्तेदार हैं। शायद इनके कुछ कुछ पुराने तरीके होंगे बात करने के ऐसे। पता नहीं और क्या देखने सुनने को मिलेगा अभी। शुक्रिया। ये भुना हुआ गोश्त तो कितना लजीज है, वाह। वैसे मुझे भूख भी काफी थी, और ये फ्राइड एग्स ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ? पर ये क्या, ये तीनों कुछ खाने नहीं वाले क्या? ये तो बस एक ग्लास लेके बैठे हुए हैं, और बस इस मग से कुछ लाल रंग का सूप ले रहे हैं। डार्लिंग, आज तो तुमने ये बढ़िया ए पॉजिटिव लाई हो।
I feel 20 years younger after having this. हाँ, पर जो भी हो, आजकल के नौजवानों को अमानव को असली खुराक कहाँ मिल पाती है। दांत गड़ा के सीधा पीने की बात ही कुछ और होती है। ऐसे ग्लास से पीना कुछ फीका सा लगता है। Let's just be grateful कि हमें ये भी नसीब हो रहा है। I am not too hopeful about the future, you know. आप बस उस मग से कुछ पी रहे हैं और आपने बस मेरे लिए खाना रखा है। आज आप लोगों का कोई उपवास है क्या? ओह राजेश, तुम फिर से मजाक करने लगे। माफ कीजिएगा, मैं कुछ पर सच कहूं तो राजेश जी, मुझे आपसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने पिछली पूर्णमासी को क्या चबाया तो आपको कैसा लगेगा? अरे, मैं किसी को चबाता वबाता नहीं हूं। See young man, कुछ बातें होती हैं जिनका हमें लेडीज के सामने बोलते वक्त थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तुम बदलने के बाद क्या करते हो, क्या नहीं करते, वो तुम्हारे और तुम्हारे जंगली दोस्त के बीच की बात है। तो वो सब हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम रियली सॉरी, पर मैं यहां सचमुच परेशान हो रहा हूं। अगर मैं आपसे मौसम के बारे में कुछ बोलता हूं तो आप लोग तो नाराज हो जाते हैं, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कितनी बार बदलता हूं, जिसका मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप ये तक बोल चुके हैं कि मैं लोगों को चबाता हूं, जैसे कि मैं कोई कुत्ता हूं, और जब मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं तो आप उस पे भी ऑफेंड हो रहे हैं। सॉरी, बट मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। ओह रक्तराज, ये लड़का नया नवेला पिल्ला है। ओह हाँ, he must be just recently bitten. आप लोग कहना क्या चाहते हैं? आप ही बताओ इसे। मर्द हो, मर्द ही बोले तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है। यंग मैन, क्या तुम्हें अभी हाल ही में किसी जानवर ने काटा है? हाँ। वेल यंग मैन, यू आर नाउ अ वेयरवुल्फ, मतलब भड़ मानुस या भेड़िया मानव, मतलब एक किस्म के अमानव हो तुम अब। और हम लोग वैम्पायर्स हैं, रक्त पिशाच, एक दूसरे किस्म के अमानव। और तुम जिसे सूप समझ रहे थे वो खून है, ब्लड। एंड आई एम टेलिंग यू कि हमने तुम्हें कैसे पहचाना। दरअसल एक अमानव दूसरे अमानव की गंध सूंघ कर समझ सकता है, बिकॉज यू हैव बीन बीटन जस्ट रिसेंटली, सो योर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज येट टू हैपन। अभी फुल मून होने को कितने दिन बचे हैं? 4 दिन। इस शनिवार को पूर्णमासी होगी। तो मिस्टर गर्ग, आप इस शनिवार को आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करने वाले हैं। अगर आपको वेयरवुल्फ्स के बारे में कुछ भी पता, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप खुद के लिए एक सुनसान और खाली सी जगह चुन लें। हाँ? मेरे मकान के पास एक पुराना गोदाम है। तो दिन ढलने के बाद ही वहां चले जाना, और ध्यान रहे कि आसपास कोई इंसान ना हो, क्योंकि किसी की नजरों में आना हम अमानवों के लिए सही नहीं है। और हाँ, ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो ये आपके लिए काफी पेनफुल होगा। नहीं 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 नहीं, ये सब बकवास है। तुम सब पागल हो। मैं कोई वेयरवुल्फ नहीं हूं, नहीं हूं मैं वेयरवुल्फ। ये सब पागल है, इस घर में सबके सब पागल है, सबके सब। राजेश कामिनी की इनविटेशन पर उसके घर पहुंचा तो पहले तो उसे देखते ही कामिनी की मां कुछ घबरा सी गई। फिर कामिनी के पिता राजेश से मिले और उन्होंने बड़े दिनों बाद घर में किसी मेहमान के आने पे खुशी जाहिर की। उनकी बातों से राजेश को कुछ अजीब सा लग रहा था, और तब तो उसके होश ही उड़ गए जब कामिनी के पेरेंट्स ने यह बोला कि राजेश एक वेयरवुल्फ है, एक किस्म का अमानव, और वो सब वैम्पायर्स हैं। पहले तो राजेश को ये कोई मजाक सा लगा, पर फिर जब उसने अपने दिमाग में अब तक की सारी घटनाओं को जोड़ा तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और वो बदहवास सा वहां से भाग निकला। ओह, रात के 2 बज गए, फिर भी नींद क्यों नहीं आ रही? हाँ? मैं पसीने से नहा क्यों गया हूं? हाँ? कुछ देर बाहर खुली हवा में वॉक कर लो क्या?
शायद थकान से नींद आ जाए। हाँ, 10-15 मिनट बाहर से होके आता हूँ। हाँ, जाने पता नहीं कैसे अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। चलो अच्छा है, चावला चाची सो रही है। अभी तक उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने, बिना उन्हें जगाए। ऐसे ही बस चुपचाप वॉक करके वापस लौट आऊंगा। ये पूर्णमासी का चांद भी आज कुछ अजीब सा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों, जैसे जैसे मुझे ये पुकार रहा हो। जी कर रहा है आसमान से नोच लो इससे। हाँ, मुझे जाने कैसे एनर्जेटिक सा क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भाग के उस दीवार को फाड़ जाऊं। ये क्या हो रहा है? जैसे अंदर अजीब सी ताकत बढ़ती जा रही है, कुछ अलग सा नशा चढ़ रहा है। ये रात मेरी है, मैं रात का राजा हूं। हाँ, क्या मैं कहा हूं? हाँ, हे भगवान, आईना 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 कहाँ है? हाँ, मिल गया। ओह, हाँ, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। मैं नॉर्मली हूँ। शायद वो सब कोई अजीब सा सपना था। उस रक्तराज, उस कामिनी की फैमिली की बातें शायद मेरे दिमाग में बैठ गई होगी, इसलिए शायद मुझे अजीब से सपने आ रहे थे। पर हाँ, ये मेरे कपड़े ऐसे फट से क्यों गए? हाँ, पता नहीं, शायद पुराने हो गए होंगे इसलिए फट गए। क्या बकवास सोच रहा हूं मैं भी। जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाता हूं, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूं। राजेश पूर्णमासी की रात में अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारता चला जा रहा था, ये सोच के कि शायद ये सब उसके बुरे सपने हैं। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और राजेश धीरे धीरे बदलता गया और अब यह बदलाव उसके बिहेवियर में भी साफ दिखने लगा था। वो अनजाने ही खुद को अपने जानने वालों से दूर करता जा रहा था। इसके अलावा उसके चेहरे पर दिखने वाली वो हमेशा की मुस्कान भी जाने कहां गायब हो गई थी और धीरे धीरे उसमें आने वाला ये बदलाव दूसरों को भी समझ में आने लगा था। राजेश, 1 मिनट रुकना, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ चाची, बोलिए ना। राजेश, मैं कह रही थी कि सब कुछ ठीक है बेटा। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या? नहीं चाची, शायद काम का प्रेशर होगा। बाकी तो सब ठीक ही है। अब देखो राजेश, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। असल में मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में लोगों से कुछ अजीब बातें सुन रही हूँ। अजीब मतलब? कैसी अजीब बातें? शुक्ला जी बोल रहे थे कि तुम जब भी उनके कुत्ते के आसपास होते हो उसके ऊपर गरजते हो जानवरों की तरह। अरे चाची, वो तो इसलिए कि उनका कुत्ता मुझ पर झपटता है, तो मैं थोड़ा ऐसी ही मस्ती कर रहा था उसके साथ। हाँ, पर बस यही नहीं, मैं भी कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ उलझे से लग रहे हो। पहले तुम बहुत खुश मिजाज थे, पर अब जैसे बिखरे से लगते हो। बाकी पड़ोस के लोगों से तुम्हारा खुलना मिलना एकदम से बंद हो गया है। पर कभी कभी रात को देखती हूँ तुम्हारे चेहरे पे अचानक अजीब सी खुशी चमकने लगती है। चाची, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, अगर कोई निजी बात है तो मैं और ज्यादा सवाल नहीं करूंगी, सिवाय एक चीज के, तुम देर रात ऐसे बाहर कहाँ निकल जाते हो? वो तो कभी कभी नींद नहीं आती, तो नींद आने में जब दिक्कत होती है तो इसलिए थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैंने बस इसलिए पूछा कि कॉलोनी का वॉचमैन बोल रहा था कि उसने पास के जंगल वाले मैदान में रात के 3 बजे कभी कभी किसी पागल को उछल कूद करते देखा। बोला वो इतना खतरनाक लगता है कि उस वॉचमैन ने डर के मारे बस दूर से ही देखा उसे। खैर, बस अपना ख्याल रखा करो और देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई उलझन है
तो उसका तुम्हें कभी ना कभी तो सामना करना ही होगा। जी चाची। हे भगवान, क्या सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है? अब तो चावला चाची को भी लगने लगा है कि मेरे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। ऑफिस में भी मुझे लोग पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूं कि नहीं। शायद मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर ये किस तरह की दिमागी बीमारी हो सकती है कि पूर्णिमा के करीब आने पर मुझे अजीब से सपने आने लगते हैं, मैं अजीब सा बिहेव करने लगता हूं और मुझे तो अब खुद भी लग रहा है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसे मेरा दिमाग दो हिस्सों में बट गया है। और आज तो फिर से पूनम का चांद निकलेगा। हे भगवान, बस आज की रात कैसे भी कट जाए। मैं कल किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। अरे शाम ढल गई, जल्दी से कुछ खाने का देखता हूं। चांद, कितना मजा आ रहा है। आजाद, एक परिंदे की तरह आजाद। भूख, खाना है मुझे। नहीं, ये नहीं, ये भी कोई खाने की चीज है। हाँ? शिकार। सुबह हो गई। उफ, हाँ, हाँ, ये हाथ में चिपचिपा सा क्यों लग रहा है? हे भगवान, ये तो खून है। ये कैसे आया? और मेरे मुंह पर, हाँ, ये खरोचने के निशान। ओ नहीं 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 नहीं, कल रात जो हुआ वो सपना नहीं था। मैं सच में उस बिल्ली को जिंदा फाड़ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इंसान नहीं रहा, हैवान बन गया हूं। हे भगवान, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? इससे तो अच्छा था कि मैं उस दिन उस जंगल में ही मर जाता। तो मैं बाकी लोगों के लिए खतरा बन चुका हूं। मेरा खुद पे कोई काबू ही नहीं रहा। कल तो बस एक बिल्ली थी, अगर उसकी जगह इंसान होता तो नहीं 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 नहीं। इससे पहले कि मैं किसी की जान ले लूं, मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। मेरा जिंदा रहना सही नहीं है। मेरा साथ इसे क्यों हुआ? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? बट आई एम डूम्ड नाउ। कितना अकेला हो गया हूं मैं। इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए। और मैं क्या हूं इसकी भी मुझे कोई समझ नहीं है। वेट, शायद मेरी मदद कोई डॉक्टर नहीं पर कामिनी और उसके पेरेंट्स, शायद वो मेरी हेल्प कर सके। इस हाल में मुझे कैसे जीना है ये सिखा सके वो। उन्होंने अब तक इंसानी दुनिया में खुद को जिंदा रखा है, तो वो मुझे भी कोई रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, अब वही मेरे लिए एक लौती उम्मीद है। मुझे अभी उनसे मिलना होगा, बिल्कुल अभी। राजेश अपने साथ पूर्णमासी की रात होने वाली अजीबो गरीब घटनाओं को बुरा सपना मानकर दफन कर देना चाहता था, पर वो बुरे सपने हर पूरे चांद के साथ किसी प्रेत की तरह वापस जिंदा हो जाते थे। तो अब उसे एहसास हो चुका था कि वो एक अमानव बन चुका है। पहले तो उसने खुदकुशी की कोशिश की, पर शायद उसमें जीने की चाह अभी बाकी थी। इसलिए अब उसे किसी की तलाश थी, किसी ऐसे की जो इस हाल में भी उसे जीना सिखा सके। और शायद वो रक्तराज फैमिली ही हो सकती थी। हेलो कामिनी। राजेश, कैसे हैं आप? अंदर आइए। कामिनी, मैं पहले आप अंदर आ जाइए, फिर बात करते हैं। माँ, पिताजी, राजेश आए हैं। कामिनी, मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपने उस बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ।
नहीं राजेश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, भूल मुझसे हो गई थी। मुझे तुमसे बात करते वक्त और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए थी। शायद मेरा अपनी नाक पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था कि तुमसे बगैर पूछे मैंने मान लिया कि तुम एक अमानव हो, जो कि वैसे सही था, पर ये तुम्हें नहीं पता था। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें हमारी बातों से बहुत सदमा लगा होगा। 105 साल की होने के बाद भी मेरी बेवकूफियां खत्म नहीं हुई। 105 साल? Age doesn't make us immune to mistakes, my dear. Hello, Rajesh. How are you? हेलो मिस्टर रक्तराज। सच बोलूं तो मैं कुछ ठीक नहीं हूं और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। आपने बहुत देर कर दी आने में, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। सो राजेश, आई प्रिज्यूम कि तुम अब मान चुके हो कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी अब जा चुकी है और अब तुम एक इंसान नहीं रहे। हाँ, मैं ये समझ चुका हूं। सो आई गेस यू आर फुल ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ। वेल, फिर थोड़ा बैठ जाते हैं। कम ऑन एवरीवन, लेट्स हैव अ सीट। मैं दूसरों के लिए खतरा बन चुका हूं और पता नहीं कि क्या मेरा जीना सही भी है। दूसरों से तुम्हारा मतलब है इंसान? पर शेर चीते भी तो इंसानों के लिए खतरनाक हैं, तो क्या उनका जीना गलत है? पर उनका होना नेचुरल है, कुदरत की पैदाइश है वो। पर मैं हम लोग क्या है? तुम्हें क्यों लगता है कि वी आर अननेचुरल? क्योंकि हमारे बारे में स्कूल की किताबों में नहीं लिखा गया है इसलिए, या फिर इसलिए क्योंकि अभी तक हम बस किस्से कहानियों में ही मौजूद रहे हैं? पर बाकी जानवर जिस हाल में पैदा होते हैं उसी हाल में मरते हैं, पर मैं तो इंसान पैदा हुआ था। पर अब उस हादसे के बाद अमानव बन चुका हूं। अमानव अगर पैदा ही नहीं होते तो वो इस कुदरत का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? तुम्हें किसने बताया कि अमानव पैदा नहीं हो सकते? तुम्हारे सामने ही तो दो हैं अभी, जो जन्म से ही रक्त पिशाच या वैम्पायर्स हैं। हाँ? कामिनी और उसकी माँ, दे आर वैम्पायर्स बाय बर्थ। हम दोनों की तरह वो कभी इंसान नहीं थे। तो आप भी पहले इंसान हुआ करते थे? हाँ, करीब 150 साल पहले। और मेरा वैम्पायर हो जाना भी एक हादसा था। तुम्हें पता है, जब कोई एक इंसान वैम्पायर बनता है तो उसे पहले मरना पड़ता है। He has to go through the pain of death to transform permanently। इसलिए हमारा खून इतना ठंडा होता है, मुर्दों की तरह। पर जानते हो हम सब में एक कौन सी चीज कॉमन है, irrespective of our transformation's origin? क्या? ये अमानव की जिंदगी हम सबकी मजबूरी थी। कामिनी और मिसेस रक्तराज पैदा ही हुए थे वैम्पायर बनके, तो क्या इनका जीना गलत है? या फिर हमारे साथ हुए हादसे ने हमें अमानव बना दिया, जो हमारे कंट्रोल के बाहर था? तो क्या हमसे जीने का हक छीन लिया जाना चाहिए क्योंकि हम कुदरती नहीं हैं? यंग मैन, जिंदा रहने के लिए किए जाने वाले संघर्ष से कुदरती और क्या हो सकता है? द स्ट्रगल फॉर स्टेइंग अलाइव, नथिंग इज मोर नेचुरल देन दैट। तो हम भी कुदरत का ही हिस्सा हैं, वो हिस्सा जो शायद अंधेरे में रहे तो सबकी भलाई है। पर मैं किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहता। ये कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, और ये मुश्किल तब आएगी जब पूर्णिमा का चांद तुम्हें आसमान से पुकार रहा होगा। फिर भी कोई तो रास्ता होगा। एक तरीका हो सकता है, पर वो कितना कारगर होगा वो तुम पे डिपेंड करता है। क्या है वो रास्ता? तुम्हें अपने अंदर के भेड़िए को अपनाना होगा। हाँ? क्या मतलब है आपका? तुम शायद अभी भी अपनी इस नई जिंदगी को पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे। देखो, तुम्हें यह समझना चाहिए कि जब तुम पूर्णिमा की रात में बदलते हो तो वो तुम्हारा वजूद का हिस्सा है, बिना किसी इंसानी उसूलों से बंधा हुआ हिस्सा। अब सोचो, क्या इंसान के उसूल कुदरत के उसूल होते हैं? नहीं ना? हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं।
दरअसल अभी तक तुम अपने अंदर के भेड़िए को नकार रहे थे, तो वो एक बिना मालिक वाले कुत्ते की तरह उधम मचाने में लगा रहा। इसलिए अब तुम्हें अपने अंदर के भेड़िए का मालिक बनना पड़ेगा, और उसका दोस्त भी, क्योंकि अब तुम दोनों की जिंदगी एक दूसरे पर टिकी है। तो एक को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दूसरा खतरे में आ जाए। पर ये करना कैसे है? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मैं एक ऐसे वेयरवुल्फ को जानता था, एंड यू नो दैट पर्सन यूज्ड टू बी अ प्रीस्ट। क्या वो भड़मानुस प्रीस्ट था? हाँ, तो वो अपने अंदर के भेड़िए पर काबू पाने के लिए मेडिटेशन करता था, ताकि वो अपने इनर माइंड पर कंट्रोल कर सके। मेक सेंस राइट? ये अंदर का भेड़िया एक तरीके से तुम्हारा इनर सबकॉन्शियस का मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काबू कर लेते हो, तो थियोरेटिकली पूनम के चांद से बस तुम्हारा शारीरिक बदलाव होगा, तुम अपना दिमाग नहीं खो दोगे। बट आई गेस इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक रात में तुम इसमें महारत नहीं पाने वाले। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि एक वेयरवुल्फ होने के चलते कौन सी चीजें तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। खतरनाक? हर तरह के अमानवों की अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं। जैसे कि हम वैम्पायर्स, अ कॉमन वैम्पायर कैन लिव अप टू hundreds of years but won't last 100 seconds in direct sunlight। और वैसे ही वेयरवुल्फ्स, तुम लोगों के पास एक अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा मसल पावर हो सकती है, पर चांदी का एक चम्मच भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बन सकता है। वैसे these strengths and weaknesses also vary depending on the class। क्लास मतलब? अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हर तरह के अमानव में भी अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं। जैसे कि कामनी और उसकी माँ प्योर ब्रेड वैम्पायर्स हैं, तो उनकी वैम्पायरिक एबिलिटीज मुझसे बेहतर हैं। इसलिए मैं ज्यादा जल्दी बूढ़ा भी हो रहा हूँ। और तुम अगर कभी कामिनी के गॉडफादर से मिलोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कामिनी के गॉडफादर? वो कौन है? डैनी डिकोस्टा, someone you shouldn't be in bad terms with। खैर, उनकी कहानी कभी बाद में सुन लेना। एंड नीडलेस टू से, हर अमानव को किसी भी तरह के रिलीजियस चीज से खतरा होता है। कोई भी चीज जिसमें धार्मिक तत्वों का संचार हो। ऐसा क्यों? वो मैं भी ठीक से नहीं जानता। अमानवों की उत्पत्ति समझने के लिए हम में अभी तक कोई डार्विन नहीं पैदा हुआ। सो आई हैव नो क्लियर आइडिया ऑन व्हाई रिलीजियस थिंग्स हार्म अस। शायद अगली पीढ़ी का कोई अमानव इसका तोड़ निकाले। या फिर हमारा वजूद पाप से आता है, इसलिए हमें धार्मिक चीजों से खतरा है। मैं अब इस पर कोई ओपिनियन नहीं देने वाला। अगर तुम उतनी जिंदगी देख लोगे जितनी मैंने देखी है, तो शायद तुम्हारे इस पाप पुण्य वाले सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाए, पर उसके लिए तुम्हें पहले जीना होगा। हाँ, आप शायद सही हैं। पहले मुझे जीना होगा। अब घबराओ मत राजेश, चाहे तुम अमानव हो या मानव, जिंदगी में बहुतों को नई शुरुआत करनी पड़ती है। वैसे ये आसान नहीं होता, पर याद रखना हम तुम्हारे साथ हैं, तो कभी भी खुद को अकेला मत समझना। हाँ राजेश, you're always welcome here। हमें तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो ऐसे अपना लिया है, उसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अब बहुत हो गई इमोशनल बातें, और मिसेस रक्तराज को बहुत प्यास लगी है। आज कोई बी पॉजिटिव वाला फ्लेवर है क्या? और हमारे मेहमान के लिए कुछ ताजा मांस का अरेंजमेंट किया जाए। अरे आज तो शानदार सी दावत होगी, सब तैयार हो जाइए। मिस्टर रक्तराज राजेश की अंदरूनी कश्मकश को समझते हुए उसे अमानवों की दुनिया के बारे में बताने लगे। राजेश को लग रहा था कि अमानव होना नेचुरल नहीं है,
और वो इंसानों के लिए खतरा है। पर मिस्टर रक्तराज ने उसे समझाया कि अमानव भी औरों की तरह इसी कुदरत का हिस्सा है और औरों की तरह उन्हें भी जीने का हक है। जिसके बाद राजेश अपनी ये नई जिंदगी जीने लगा और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। अब राजेश के मन ने अपनी इस नई जिंदगी को अपना लिया था और शायद कामिनी को भी। कैसा गया पिछला फुल मून? उस दिन तुम्हारे पिताजी ने नहीं बोला था कि किसी वेयरवुल्फ से उसकी फुल मून की हरकतों के बारे में पूछना बैड मैनर्स होता है? अच्छा, तुम कब से इतने मैनर्स फॉलो करने लग गए? पता नहीं, पर लगता है ये बुरी आदत तुमसे ही लगी होगी। अब बोलो भी, ज्यादा नखरे मत करो। अच्छा ठीक है। उस दिन मैंने चावला चाची को बोला कि रात को वापस नहीं आऊंगा और शाम ढलते ही मैं जंगल में चला गया। फिर जैसे जैसे चांद आसमान में चढ़ने लगा, मेरे भेड़ियों वाले लक्षण भी बाहर आने लगे, पर ज्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ। बस मैं जंगल में इधर उधर भागता रहा और सुबह होने से पहले पास के एक फार्म से एक बकरी उठा के चबा गया। होपफुली उसका मालिक उसे ज्यादा मिस नहीं करेगा। छी, पूछ के गलती कर दी मैंने। हाँ, जैसे तुम्हारे लिए तो खून तो पूरा प्रोसेस्ड होके टेट्रा पैक में आता है ना। हाँ, एक्चुअली तुम सही बोल रहे हो। हम भी कौन से कम जंगली हैं। माँ को तो वैसे भी सीधा इंसानों के गर्दन में दांत गड़ाने में मजा आता है, और सच कहूँ तो मुझे भी। आखिरकार है तो हम पिशाच ही ना। एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो? यही ना कि मुझे इंसानों की जान लेने में कोई खुशी मिलती है या नहीं? हाँ, कुछ ऐसा ही। राजेश, तुम्हें तो पता है कि मैं कभी तुम्हारी तरह इंसान नहीं थी, तो शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी तरह इंसानों के लिए फील करना मुश्किल है। पर मैं इतना बोल सकती हूँ कि चाहे वो इंसान हो या मक्खी, मुझे किसी को बेवजह मारना या तड़पाना पसंद नहीं है। अच्छा। और हाँ, मैंने इंसानी जानें ली हैं। क्या तुम वो अवॉइड नहीं कर पाई? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से उन लोगों की जान ली थी। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल जाती थी। वहाँ पर अगर किसी पेशेंट की बीमारी ठीक होने की उम्मीद नहीं होती और वो मन ही मन मौत चाहता था, तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर देती थी, और अभी भी कभी कभी करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनकी जिंदगी और मौत का फैसला ले सकती हो? तुम फिर से मुझे इंसानी तराजू में तोल रहे हो राजेश। वैसे मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। You're right. I'm sorry. कोई बात नहीं, पर पता है, 1-2 बार उन लोगों को लगा कि मैं कोई मौत का फरिश्ता हूँ, उन्हें लेने आई हूँ। पर मुझे खुशी है कि वो लोग अपनी दर्द भरी जिंदगी से आजाद तो हो गए। अच्छा ये बताओ, अमानव मरने के बाद कहाँ जाते हैं? तुम्हारे पूछने का मतलब इंसानों के स्वर्ग नरक जैसे हम लोगों में भी कोई बिलीव्स होते हैं क्या? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। मुझे नहीं लगता कि हम में कोई वैसा कॉन्सेप्ट है। हमको तो अभी जिंदा रहने में ही इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि अब मौत के बाद क्या होता है उसके बारे में सोचने का तो फुर्सत ही कहाँ है। अमानवों की दुनिया दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है राजेश। अब इंसान इस धरती पे राज करने लगे। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो इतने काबिल तो हैं कि हमारा सफाया कर दे, या फिर हमें पकड़ के लैब में उन चूहों की तरह हम पे एक्सपेरिमेंट्स करे। हाँ, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ। इंसान हम अमानवों से भी ज्यादा भूखे हो सकते हैं, दौलत के, पावर के, और अगर हम उनके ये सब हासिल करने में काम आए तो वो हमारा इस्तेमाल जरूर करेंगे, हम चाहे या नहीं। पर राजेश, मैं ऐसी ही एक जगह पे रह के उब चुकी हूँ। 30 सालों से मैं और मेरा परिवार इसी चंद्रपुर में रहते हैं। पिताजी ने ये शहर इसीलिए चुना था कि यहाँ पे बरसात और सर्दी का मौसम लंबा चलता है, इसीलिए सूरज से थोड़ा ज्यादा ही राहत मिल जाती है हमें। पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर कैद हैं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ बिना किसी डर के कि कोई अगर हमारे बारे में जान भी लेगा तो क्या होगा। ऐसे छिप छिप के कब तक जीते रहेंगे? क्या ये भी कोई जिंदगी है? पर ये हम कैसे कर सकते हैं? चलो मान लेते हैं कि हम बस रात में ही सफर करते हैं एक बड़ी सी प्राइवेट बस में, तो हमें दिन में रखने के लिए जरूरी सामान
सिर्फ जगह अरेंज करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। तुम तो सीरियस होके सोचने लग गए। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, मजाक कर रही थी? सच में? ठीक है, मजाक नहीं था, एक्चुअली अपने अंदर की भड़ास निकाल रही थी। पर मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी इन अरमानों की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्या है कि अब जब इंसान इतने बढ़ गए हैं, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, तो हमारी दुनिया के सामने आ जाने का खतरा भी बढ़ रहा है। पर हम एक काम कर सकते हैं, एक टीवी ले लेंगे। पिताजी तो बोल रहे थे कि टीवी पे हम सूरज को भी देख सकते हैं बिना झुलसे हुए। चलो अभी के लिए यही जुगाड़ सही रहेगा। कामिनी, मौत के बाद पता नहीं, शायद जन्नत नसीब ना हो, क्योंकि शायद अमानव बन के मैंने स्वर्ग का टिकट तो खो ही दिया है। अरे तुम भी ना, इतना भी उदास क्यों हो रहे हो? मैं उदास नहीं हूं, एक्चुअली उल्टा, आई एम हैप्पी यहां इस वक्त तुम्हारे साथ। और ये कुछ अजीब सी खुशी है, जैसे एक पल के लिए लगता है मुझे और इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पास हो। शायद मुझे मरने के बाद जन्नत नसीब ना हो, पर वो मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी में जन्नत हो। राजेश? कामिनी रक्तराज, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मैं मना कर दूं तो? फिर मैं चेक करूंगा कि वेयरवुल्व्स ऊंचाई से गिर के मरते हैं या नहीं, वरना चावला चाची से चांदी का चम्मच मांग लाऊंगा। तुम क्या वेयरवुल्फ के मरने के 101 तरीके वाली बुक लिखने वाले हो? क्या पता, शायद लिख भी डालूं। वैसे अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया। यार, तुम्हारी ये उतरी हुई शक्ल देखना बर्दाश्त के बाहर हो रहा है मुझसे। ठीक है, कर लेते हैं शादी। सच? अब तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? तुमने किया था क्या? तो मैं क्यों करूं? हाँ। राजेश, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे इस कैद खाने में तुम्हारा साथ ही एक लौती चीज है जो मुझे थोड़ी सी ही सही पर आजादी का एहसास दिलाती है। तुम्हारे साथ होती हूँ तो एक उम्मीद सी लगती है। कामिनी, आई प्रॉमिस कि जब तक मेरी सांस चल रही है ना। नो, मुझे तुमसे अभी कोई वादे नहीं चाहिए राजेश। अभी के लिए बस तुम ही काफी हो। पर बस मेरा हाँ कहना काफी नहीं है, तुम्हें मेरे पिताजी और माँ सबसे बात करनी पड़ेगी। हाँ? ये काम तो बड़ा मुश्किल है यार, पर क्या करें, करना ही पड़ेगा। प्यार कुदरत का तोहफा है जो किसी को नसीब होता है, किसी को नहीं। और ये तोहफा वेयरवुल्फ बन चुके राजेश को नसीब हुआ था, कामिनी की शक्ल में। अब उसकी जिंदगी में दो चांद थे, एक वो जो आसमान में था, जो उसके जिस्म में हर पूर्णिमा में सैलाब ले आता था, और दूसरी कामिनी, एक वैम्पायर जो हर पल उसके जीवन में सैलाब लाती थी। और जब राजेश ने कामिनी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, तो शायद ये पल उन दोनों की जिंदगी का सबसे हसीन पल था। और अब बारी थी उन दोनों के अपने कबूलनामे पर मुहर लगने की। चलो, पार्टी अच्छी है, और गनीमत है हमारी शादी की पार्टी में तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे किसी ऑफिस वाले को निगल नहीं गया। बाय द वे, हम खून चूसते हैं डार्लिंग, निगलते नहीं हैं। हाँ, पर सच में मेरे लिए अपने जानने वालों को बुलाना थोड़ा तो रिस्की था। पर पिताजी को लगा कि हमें ये रिस्क लेना होगा। तुम एकदम से इंसानों से अलग नहीं हो सकते, उससे शक बढ़ सकता है। हाँ, पर अभी तो ये बस शुरुआत है। आखिरकार हमें इंसानों के नाक के नीचे छिपे रहने के लिए नए तरीके तो सोचने ही पड़ेंगे। हाँ, वो तो है। हमारे पुराने आइडियाज ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। वैसे उस दिन जब तुमने पिताजी से मेरा हाथ मांगा था, तो उन्होंने तुम्हें अकेले में ले जाके क्या कहा था? वो मर्दों के बीच की खुफिया बातें औरतों से नहीं शेयर की जा सकती। अब ज्यादा नखरे मत करो, वरना गर्दन झपट लूंगी। बोलो ना प्लीज। ठीक है, बताता हूँ, पर ये बात तुम्हें थोड़ी परेशानी में डाल सकती है।
अगर पिताजी हमारी शादी की किसी बात से परेशान थे तो मुझे जानना है कि वो क्या बात है। वेल, उनकी कुछ शर्तें थी, बल्कि सजेशन समझ लो। पहले तो ये कि मुझे अब अपना एक घर लेना होगा जो काफी नॉर्मल बात है। ये तो कोई इंसानी फादर इन लॉ भी बोलता। और दूसरी बात? दूसरी थी हम दोनों के बारे में। वो बोल रहे थे कि अलग अलग मानव किस्मों के बीच जोड़ा बनना कोई आम बात नहीं है। मतलब वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बीच ऐसा बहुत कम एग्जांपल्स देखा है उन्होंने। और जब भी ऐसा हुआ है तो कई बार माँ और बच्चे दोनों की जान गई है। तो वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। मतलब अभी से उनको नाना बनने की फिक्र हो रही है? नहीं कामिनी, उनकी ये चिंता जायज है। हम किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। खैर, अभी इस बात को रहने देते हैं। आज हमारी शादी का दिन है। तुम्हें पता है, मैं 100 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी, तो इसे अच्छे से एंजॉय करते हैं। क्यों? वैसे एक दूसरे को कब एंजॉय करेंगे? अच्छा, आज बिना फुल मून के जंगली बन रहे हो? बेटा राजेश, बहुत बहुत बधाई हो। अरे चावला चाची, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसे कैसे नहीं आती बेटा, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है आज। और कामिनी, तुमसे तो पहली बार मिल रही हूँ। तुम तो चांद सी सुंदर हो बेटा, सच। और हमारा राजेश भी हीरा है, हीरा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। शुक्रिया चाची। अब एक दूसरे का ध्यान रखना। अब राजेश तो मेरा मकान छोड़ रहा है, पर अगर तुम्हें ज्यादा तंग करे तो मुझे बुला लेना, इसकी अच्छे से क्लास लूंगी। अरे नहीं नहीं चाची, मैं इसको शिकायत का मौका नहीं देने वाला। हाँ हाँ, सच बोलो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देख के। तुम्हारी ये हंसी हमेशा बनी रहे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मैं ना अपने एक दूर के देवर के साथ आई थी, उन्हें ढूंढना होगा, पता नहीं किधर होंगे। चलो ठीक है चाची, आपसे तो मैं मिलता रहूंगा। नमस्ते। ये मिसेस चावला तुमको बहुत पसंद करती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इनके जैसी मकान मालिक मिली। इनको मेरी बहुत फिक्र रहती है, खासकर कि जब मैं बदलने लगा था तो इन्हें मेरे उस अंदरूनी बदलाव का एहसास हो रहा था। जस्ट वेरी परसेप्टिव। राजेश, तुम्हारे मेहमानों के लिए सब अरेंजमेंट्स ठीक ठाक है ना? हाँ जी पिताजी, सब बहुत बढ़िया है। मेरे 2 ऑफिस के कलीग्स खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। और डेकोरेशन? हाँ, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। हा, मुझे पता है कि ये डेकोरेशन इंसानों को कुछ अजीब लग रहा होगा, और तुम्हें भी, पर हमारे भी कुछ रिवाज होते हैं, तो खैर तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगे। जी जरूर। वैसे तुम दोनों को मिलने हमारे खास मेहमान आए हैं। उनके पास वक्त कुछ कम है, तो वो तुमसे तुरंत ही मिलना चाहते हैं। कौन आए हैं पिताजी? वो डाइनिंग रूम में तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जाकर मिल ही लो ना उनसे। ठीक है, चलो राजेश। डैनी, आप? Hello, my little doll. आप आ गए। मुझे तो लगा था आप इस बार भी नहीं आएंगे। कैसे नहीं आता? तुम्हारे लिए इतना खास दिन है आज, and as your godfather, I had to. मीट हिम राजेश, ये है मिस्टर डैनी डिकोस्टा। ये राजस्थान के रत्नागढ़ किले के मालिक हैं और एक एलीट वैम्पायर भी। हेलो मिस्टर डिकोस्टा। Hello, my dear friend. You can just call me Danny. After all, तुम कामिनी के husband हो. I see you're a little perturbed by my dining habits. Don't worry, she's just unconscious. और जब इसे होश आएगा तो उसे कुछ याद नहीं होगा। ओह, thank God. Thank God. Shouldn't you thank me instead? Just joking. Anyway, तुम दोनों को शादी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
God bless the couple. थैंक्स डैनी। राजेश, कामिनी से मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, पर मैंने खून की कसम खाई थी इसकी हिफाजत करने की, इसकी खुशियों और इसकी जिंदगी की हिफाजत करने की। और अब इसने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, इसलिए तुम भी मेरे वादे का हिस्सा बन चुके हो। एंड लिसन, अमानव चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारी दुनिया में ग्रहण शुरू हो चुका है। मैंने तो खुद को दुनिया से अलग कर रखा है, और तुम दोनों अभी भी इंसानों के बीच हो, तो तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। एंड इफ यू एवर नीड माई हेल्प, बस मुझे याद कर लेना। कंसिडर दिस ओथ माई वेडिंग गिफ्ट along with this necklace. Wow, so beautiful. This is a rare blood diamond. ईस्टर्न यूरोप की खदानों से लिया गया था इसे। इसकी 700 साल की हिस्ट्री है, जिसमें अब तुम भी शामिल हो गई हो, माय डॉल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानी। अब मुझे इजाजत दो। May nature keep you together forever. ओह गॉड, व्हाट द हेल! वैम्पायर्स ऐसे धूल बन के उड़ सकते हैं? मतलब वो जैसे धूल बन के गायब हो गए? हाँ, उस दिन पापा ने बताया था अमानवों की क्लासेस के बारे में। दानी वैम्पायर्स में एक रॉयल फैमिली से है, सैकड़ों साल पुराने। ये तो उनके लिए कुछ नहीं था। उनके पास ऐसी न जाने कितनी शक्तियां होंगी। अब तुम भी ये कर सकती हो क्या? शायद 200 साल बाद कर पाऊंगी, पर अभी तो चल के ही जाना पड़ेगा पार्टी में। चलो। सो राजेश, वो चर्च के कब्रिस्तान के पास वाला घर तुम्हें कैसा लगा? नाइस ना? हाँ, बहुत अच्छा है। आसपास ढेर सारे पेड़ भी हैं, इसलिए ज्यादा धूप नहीं आती, और जंगल से भी पास है, तो मुझे पूर्णिमा के दिन भी आसानी होगी। बस ऑफिस से थोड़ा दूर हो जाएगा। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ये कामिनी कहाँ गई? फिर से शायद घर के अंदर गई थी। मैं उससे कुछ बात करके आता हूँ। उसी घर को ले लेते हैं। बहुत बहुत बधाई हो गर्ग बाबू। हाँ, शुक्रिया, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचानते कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं। मैं जनार्दन चावला, आपकी चावला चाही के दूर का देवर। तो आपके साथ चाची आई थी, अभी चली गई क्या? हाँ, मैंने उन्हें घर भिजवा दिया, उनको जल्दी सोना होता है ना। अच्छा किया आपने। आप यहीं के ही है या? समझ लीजिए कि मैं एक बंजारा हूँ, काम जहाँ ले जाता है वहाँ का हो जाता हूँ। अभी चंद्रपुर में कुछ काम आया है तो इधर आना पड़ा। वैसे आप करते क्या हैं? सफाया करता हूँ। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। एक्सटर्मिनेटर का काम करता हूँ जनाब, कीड़े मकोड़ों का सफाया करता हूँ, और पार्ट टाइम तांत्रिक भी हूँ। ओहो, अच्छा। आज से पहले कभी किसी तांत्रिक से नहीं मिला मैं। आशा करता हूँ कि मैं आखिरी भी रहूंगा। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर कभी जरूर मिलेंगे। हाँ जी, जरूर। अरे क्या हुआ? पता नहीं, आपके हाथ से कुछ लग गया। ओह, शायद आपको मेरी ये अंगूठी लग गई, माफ कीजिएगा। इट्स ओके। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते। चांदी की अंगूठी श्रीमान को चूक गई। लगता है मेरा शक मुझे सही जगह लेके आया है। और ये दुल्हन की फैमिली, ये क्या हो सकते हैं?
इन्हें कुछ खाते पीते तो नहीं देखा, शक्ल भी कुछ ऐसी है इनकी जैसे खून ही नहीं हो शरीर में। ये फंक्शन रात को हो रहा है। ओह, यानी रक्त पिशाच। वेयरवुल्फ और वैम्पायर की शादी। ये तो खुद का भी धर्म भ्रष्ट करने लगे हैं। कोई बात नहीं, अब इनका यमदूत तो आ गया है यहां। राजेश और कामिनी की शादी की दावत में बेचारा राजेश सारे वक्त इसी चिंता में रहा कि कहीं कामिनी की ओर से आए मेहमान उसकी ओर से आए मेहमानों की ही दावत न उड़ा ले। पर फंक्शन बहुत अच्छे से चल रहा था। डैनी डिकोस्टा जैसे खास मेहमानों से मुलाकात के बाद कपल वापस पार्टी लॉन में पहुंचा। पर मेहमानों को विदा करते वक्त राजेश की मुलाकात एक जनार्दन चावला नाम के इंसान से हुई थी, और अब यही जनार्दन चावला उनकी जिंदगी में कैसा ग्रहण ढाने वाला है, इसका राजेश को जरा भी अंदाजा नहीं था। तुम्हारी ये नौकरी भी ना, बिजनेस में दिमाग क्यों नहीं लगाते? डार्लिंग, अब मुझे बिजनेस विरासत में तो नहीं मिलने वाला, तो मेरे लिए आसान तो नहीं है ना बिजनेस करना। Was it a taunt on my family, राजेश? सॉरी। You better be. अभी पहले कुछ पैसे जमा हो जाने दो। अभी तक इस घर का कर्ज भी तो नहीं चुका है। तो तुमने पिताजी से हेल्प क्यों नहीं ली? अभी शुरू से उनसे हेल्प लूं? नहीं, पता नहीं, सही नहीं लग रहा मुझे। और फिर खुद को साबित भी तो करना था ना मुझे। तुम अभी भी काफी इंसानों जैसे हो। You know, a bit emotional, not very pragmatic. हाँ, पर अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते एक साथ। वो भी है। डार्लिंग, आई प्रॉमिस, एक दिन मैं तुमको दुनिया दिखाने ले जाऊंगा, पर वो राजेश कर सकता है, उसके अंदर का भेड़िया नहीं। तो तब तक मुझे इंसानी तौर तरीके मानने होंगे, जैसे ये जॉब पे जाना। हाँ ठीक है, निकलो तुम जल्दी, मुझे भी जाकर आराम करना है। कल रात को कुछ ज्यादा ही खून पी गई। फिक्र मत करो, अभी वो सब आराम से सो रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। हाँ, नाउ आई एम फ्री, आराम से सोती हूँ। अब सीधा शाम ढलने के बाद उठूंगी। हाँ, अब इस वक्त कौन आया है? हेलो मिस गर्ग, आप घर में है ना? ये मुझे कैसे पहचानता है? आपकी तारीफ? मैं जनार्दन चावला, आपके हस्बैंड से मेरी पहचान है। शायद उन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया आपसे। नहीं, वैसे ही राजेश तो अभी ऑफिस गए हैं। अरे नहीं, मैं अभी उनसे मिलने नहीं आया। दरअसल मैं एक एक्सटर्मिनेटर हूं, कीड़े मकोड़ों का सफाया करने वाला, पेस्ट कंट्रोल। मैडम, मैंने गर्ग साहब से एक दिन फ्री सर्विस देने का वादा किया था। आज मेरा कोई दूसरा क्लाइंट नहीं था, तो सोचा आज ही फ्री सर्विस करवा दूं। 1 मिनट दीजिए। ये आदमी कोई चोर या ठग भी तो हो सकता है, इसे कैसे अंदर आने दूं? पर अगर सच में राजेश का पहचान का हुआ तो, और अगर इसकी कोई गलत नियत हुई, इसे क्या पता कि एक वैम्पायर से भिड़ने वाला है। फिर ऐसे ही अगर हर आने वाली को दरवाजे से वापस भेज दूंगी तो वो भी लोगों का शक बढ़ा सकता है। मिस गर्ग, थोड़ा जल्दी करेंगी? हाँ। शुक्रिया। आपका घर वाकई कुछ अलग सा है। ये खिड़कियां ऐसे बंद करके क्यों रखी है? थोड़ा सनलाइट आएगी तो अच्छा रहेगा। वो एक्चुअली मुझे ज्यादा रोशनी पसंद नहीं है, इसीलिए बंद रखा है। समझा। वैसे आपको कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन है या नहीं? अरे है ना, बिल्कुल है। और इस शीशी के पानी से वो अभी उभर के आ जाएगा। ये क्या है? होली वाटर, पिशाचनी। अब अपने असल रूप में आई है तू। अब तू बचने नहीं वाली। इस क्रॉस से तेरी छाती फाड़ दूंगा मैं। बड़ी जान है, पर देखता हूं कब तक बचेगी। घर के बाहर तो जा नहीं सकती तू दिन की रोशनी में, तो आज यहीं पे बना दूंगा तेरी कब्र। देख,
चला जा, अगर जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। जान तो आज तेरी निकलेगी पिशाचनी। ये तो मुझ पर हावी हो रही है। इसके ऊपर होली वाटर का असर इतने कम वक्त के लिए क्यों टिक रहा है? क्या मैंने इसे तैयार करने में कोई चूक कर दी? नीच इंसान, अपनी गलती की कीमत तू अब अपने खून से चुकाएगा। ऐसे तो मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। होली वाटर खत्म हो गया है। क्रॉस किधर गया? ये ले, अब नरक में जा कमीनी। क्रॉस की छूने से ये कुछ पल के लिए तो कमजोर रहेगी। मैं निकलता हूं यहां से। ये कुछ अलग ही तरह की व्यापार है। इसको मैंने हल्के में लेके गलती कर दी। जनार्दन के कामिनी पर हमले की वजह चाहे कुछ भी हो, पर ऐसा करके उसने खुद की मौत बुला ली थी। वो कामिनी से टकरा के बच तो निकला था, पर अब बारी राजेश की थी, और अब राजेश खुद जनार्दन को ढूंढते हुए उसके घर आ पहुंचा था। जनार्दन चावला, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके मेरे वाइफ पर हमला करने की? ये हिम्मत मुझे मेरी साधना से मिलती है राजेश, तुम जैसों की तरह शैतान का झूठा खा के नहीं। तुझे पता है, मुझे तेरी गर्दन को मरोड़ने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं ये चांदी का खंजर तेरे छाती उतार दूं तो तू 10 सेकंड में ढेर हो जाएगा। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं अभी जख्मी हूं, वरना तेरे शिकारी होने की गलतफहमी अभी दूर कर देता। और ये जान ले कि तू पहला वेयरवुल्फ नहीं है जिससे मैं निपट रहा हूं। अपनी बकवास अपने पास तक ही रख, और सुन, अगर आज के बाद तूने मेरी फैमिली की ओर आंख उठा के देखा भी तो मैं तेरा कलेजा फाड़ के खाऊंगा। तुम सब शैतान की पैदाइश हो। न जाने आज तक कितने मासूमों की जान तुम्हारे भूख की भेंट चढ़ चुकी होगी। तुम सबको जिंदा रहने का हक नहीं है। देख, आज तक मैंने किसी इंसान की जान नहीं ली है, पर अब लूंगा। अगर तो क्या अभी तक पूरनमासी की रात में घास खाई है? हा? अपनी ये बकवास किसी और के सामने करना। देख जनार्दन, हम लोग अपनी प्यास बिना किसी इंसान की जान लिए बुझाते आए हैं। हमारी वजह से अभी तक यहाँ किसी इंसान की जान नहीं गई, इसीलिए सबकी भलाई इसी में है कि हमें हमारी जिंदगी जीने दे और अपनी शिकारी बनने की चाहत किसी दूसरी जगह जाके पूरा कर। पूरनमासी को आने में काफी दिन बाकी है, इसीलिए अभी इसमें ज्यादा ताकत नहीं होगी। इसीलिए इसका काम अभी ही तमाम कर देता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुझे? अगर तूने फिर से कोई घटिया हरकत की तो तुझसे मैं नहीं, मेरे अंदर का भेड़िया निपटेगा। तो क्यों ना अभी निपट लूं इससे। पीछे से हमला करता हूं कमीने पे। हाँ, हाँ, तेरी तो हराम खोर। तेरे पास बिना भेड़िया बने इतनी ताकत कहां से आई? क्योंकि साधना मैं भी करता हूं जनार्दन, और उसी की बदौलत मैं खुद को इंसानी जान लेने से रोकता आया हूं। पर शायद तू मेरे सब्र का बांध तोड़ने वाला है। साधना साधना से ताकत आई है तुझ में, तो फिर आ और फाड़ डाल मेरी छाती। आना, चल, खा जा मेरा कलेजा। तेरी वो इच्छा भी मैं पूरी करूंगा जनार्दन। अगर मैं इस कमरे के बाहर जाने के बाद मैंने फिर कभी तुझे मेरे नजरों के सामने पाया तो मैं तेरी ये तमन्ना भी पूरी करूंगा। बस आज तुझे छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे कीड़े खाने का शौक नहीं है। कमीने ने
पटक के टांग तोड़ दी मेरी। पर ये क्या हो रहा है? इसकी बीवी कुछ अलग नस्ल की वैम्पायर है और ये खुद बिना पौर्णिमासी के चांद के भी इतना ताकतवर है। शायद गलती मेरी है। मैंने ही इन लोगों को परखने में जल्दबाजी कर दी। मुझे और तैयारी करनी चाहिए थी थोड़ी। खैर, अभी नहीं तो कभी और सही। राजेश, गलती हो गई तुझसे, क्योंकि तूने मुझे जिंदा छोड़ के अपनी खुद की छाती में खंजर दे मारा है। चिंता मत कर, देर सबेर मैं वापस आऊंगा जरूर, और इस बार पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जनार्दन राजेश की गैर मौजूदगी में उसके घर पहुंचा और इससे पहले कि कामिनी कुछ समझ पाती, उसने कामिनी पर होली वाटर की पूरी शीशी उड़ेल दी, जिसके बाद कामिनी दर्द से तड़प उठी। पर जैसे ही राजेश को यह पता चला, वो जनार्दन पर टूट पड़ा। लेकिन जनार्दन को जिंदा छोड़ देना शायद राजेश की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अब जनार्दन घायल सांप की तरह बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब वो पलटवार करने के काबिल हो सके। पर इस सबसे बेखबर कि जनार्दन फिलहाल उनकी जिंदगी से क्यों चला गया है। गुजरते वक्त के साथ राजेश और कामिनी अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए थे। ये मेरा राजा बेटा, ये देखो देखो, इसके दांत तो बिल्कुल इसकी नानी पर आ गए हैं। अच्छा हुआ सिर्फ दांत ही गए हैं। तुम्हारी तरह अगर दांत गड़ाने के शौक भी आ जाता तो फिर तो इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिट जाता, या फिर इंसान हमें मिटा डालते। क्या आप भी हमेशा मनहूस बातें करते रहते हो? हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा पोता आ गया है, हम ऐसे ही खत्म नहीं होने वाले। अरे, ये उल्टी क्यों कर रहा है? हाँ, ये मरा हुआ चूहा कहाँ से खा लिया इसने? माँ, वो क्या हुआ था, अभी परसों पूर्णिमा थी ना, तो ये भी राजेश की तरफ भेड़िया बन गया था, छोटा सा जंगली वेयरवुल्फ। चल फिर तो सकता नहीं है, बस घर के अंदर ही शैतानी कर रहा था। उसी वक्त एक दो चूहे निकल लिए होंगे। क्या? मेरा राजा बेटा भेड़िया भी बन जाता है? फिर तो इसके खाने पीने का तो खास ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, तुम अभी इससे कुछ वो फ्रेश ओ पॉजिटिव खून पिलाओ, बाकी सब बाद में सोचेंगे। हाँ, ओ पॉजिटिव बेबी वैम्पायर के लिए सही रहेगा। चल मेरा राजा बेटा, नानी तुझे खून पिलाएगी। लो, तुम्हारी माँ अब थोड़ी देर बिजी रहेगी, तो अब हम कुछ काम की बातें करते हैं। बेटा राजेश, तुम्हारा वो कॉटन मिल के काम कैसे जा रहे हैं? हाँ, अभी के लिए तो सब ठीक ठाक है और बस कुछ और पार्ट्स आने बाकी है। अगर सब सही रहा तो 2 महीने में ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। गुड। होप यू विल फाइनली गेट टू मेक योर ओन फॉर्च्यून। हाँ, और बैंक से लोन अप्रूवल में हेल्प करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, लोन रीपेमेंट तो तुम्हें ही करना है ना। एंड बी डिलिजेंट विद दैट माय सन। Banks are better blood suckers than vampires. जी, इसका तो मैं उन्हें कोई मौका ही नहीं दूंगा। वैसे अभी तक मेरे नाती का कोई नाम भी सोचा है या? जी, अभी तक तो नहीं। आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए ना पिताजी। अगर दिमाग में कोई अच्छा सा नाम आया तो जरूर बोलूंगा। वैसे राजेश, वो आदमी जनार्दन, क्या उसकी और कोई खबर सुनी हाल में? नहीं, मेरे धमकाने के बाद तो उसने ये शहर ही छोड़ दिया था। उसके बाद तो कोई खबर नहीं मिली उसकी। क्यों, क्या हुआ? मैंने सुना कि पहाड़ी के उस पार के प्रीतमगढ़ में हाल ही में एक पिशाच का कत्ल हुआ है। पहले तो उसके जिस्म से सारा खून निकाल लिया गया था, उसके बाद फिर उसे एक पेड़ में बांध के सूरज की रोशनी में जल के मरने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या? कोई इंसान
ऐसे कैसे हावी हो सकता है, वो भी वैम्पायर्स पर? वी आर पावरफुल माई डियर, बट नॉट इनविंसिबल। सही साधन और सही ज्ञान होने पर हमारा भी जानवरों की तरह शिकार किया जा सकता है, और ये पहले भी किया जाता था। मेरे वैम्पायर बनने से पहले जब भी किसी जगह के राजा या नवाब के लिए अमानवों की मौजूदगी परेशानी की वजह बन जाती थी, तब वो अमानवों के खात्मे के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाया करते थे। They used to have specially trained warriors to hunt us down. क्या? तो क्या आपको लगता है इस कत्ल में जनार्दन का हाथ हो सकता है? मतलब वो वैसा ही ट्रेन वॉरियर है? शायद, या फिर ये काम किसी और का भी हो सकता है। पर मुद्दे की बात यह है कि अब हमें चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये बात याद रखना, इंसानी कानून इंसानों की हिफाजत करेंगे, हमारी नहीं। और अब तुम्हें एक तीसरे का भी ख्याल रखना है, मतलब अपने बच्चे का। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों का बच्चा इतना परफेक्ट हाइब्रिड होगा, एक वैम्पायर जो पूर्णिमा को भेड़िया बन जाता है। अच्छा, क्या तुम दोनों ने ये चेक किया है कि उससे सिल्वर और सनलाइट से खतरा है या नहीं? अभी तक तो नहीं किया, थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर चेक कर लेंगे। अगर सच में हाइब्रिड होने पर ये अगर अपने माँ बाप दोनों की कमजोरियों से उभर पाए तो दैट वुड बी वंडरफुल। फिर उसे हमारी तरह दिन में छुप के जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा कि उसकी अच्छी से अच्छी परवरिश कैसे हो। अब वो बाकी बच्चों की तरह खुले में तो नहीं खेल सकता ना, तो कहीं अकेला ना पड़ जाए। अब बहुत देर हो गई है, 1 घंटे में सूरज निकल आएगा। तुम लोगों को वापस भी तो जाना है, या फिर आज यहीं रुक जाओ, शाम ढलने के बाद चले जाना। अरे नहीं पिताजी, मुझे जाके थोड़े मिलके काम भी देखने होंगे। कामिनी, अगर तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ। नहीं, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। हमारे घर का खून का स्टॉक खत्म होने वाला है, मुझे आज रात को डोनर तलाशने निकलना होगा। ठीक है, अपनी माँ को बुलाओ, वरना वो मौका पाते ही तुम्हारे बच्चे को हड़प लेगी। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं, तुम्हारे पिताजी की बातें दिमाग में बैठ गई हैं। कहीं मैंने जनार्दन को जिंदा छोड़ के गलती तो नहीं करती? अगर वो फिर से आ गया तो? फिर तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल ही जाएगा, और अगर वो इस बार मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उस नीच का सारा खून निचोड़ डालूंगी। बेबी तो अभी सो रहा है, तुम भी जाके आराम करो। क्या तुम्हें आराम नहीं करना? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। ओह, ये क्या है? मेरे कान तो फट गए जैसे। मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ। राजेश, कामिनी, और वाह, तुम्हारा ये नया नवेला पिल्ला। इतनी भी क्या जल्दी थी अपनी आबादी बढ़ाने की? लगता है खुराक की कमी नहीं हो रही है आजकल। जनार्दन, तू फिर से आ गया। इस बार तू जिंदा नहीं लौटेगा। जिंदा तो आज तू नहीं रहेगा। ये ले। मैं तुझे नोच खाऊंगी कमीने। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई तुझ में? तो ले, ये ले मेरी ओर से तोहफा। मेरा बदन, मेरा पूरा बदन चल रहा है। भेड़िया मानव के लिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और रक्त पिशाचनी के लिए मुर्दे का खून। बोला था ना मैंने कि मैं लौट के आऊंगा, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। पर शायद तुम लोग तैयार नहीं थे। सिल्वर नाइट्रेट काफी महंगा होता है, पर तेरे कलेजे को बेच के वसूल कर लूंगा इसकी कीमत। जनार्दन, अब क्या तू अमानवों के जिस्म के हिस्सों की तस्करी भी करने लगा है? हरामखोर! इससे अच्छा काम और क्या होगा? तुम लोगों का सफाया भी होगा, मैं माल भी बना लूंगा। पर ये जो तुमने गुल खिलाया है, इसकी मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। वैम्पायर वाले दांत और ये भेड़िए वाली छोटी सी पूंछ,
वाह, मुझे देख के कैसे गुर्रा रहा है। वो क्या बोलते हैं? हाँ, हाउ क्यूट। कमीने, अगर तूने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। क्या चीज पैदा की है तुमने, आधा वेयरवुल्फ आधा वैम्पायर। जाने आगे जाके कैसा हैवान बनेगा ये। लेकिन इसमें इस बेचारे की क्या गलती? ये तो बेचारा बच्चा है, तो गलती इसकी नहीं तुम्हारी है। इसके नसीब में जो भी दर्द लिखे हैं उसके जिम्मेदार तुम दोनों हो। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, तुम लोगों के सफाए का। खैर, लगता है इस बार मुझे तुम लोगों को जिंदा छोड़ के जाना पड़ेगा, तो पिछली बार का हिसाब बराबर। पर हां, तुम्हारा बच्चा अब मेरे साथ आ रहा है। चलता हूं, आपका दिन अमंगल में हो। राजेश, राजेश, वो उसे ले जा रहे हैं। हमारी बेटी को ले जा रहे हैं। राजेश, राजेश। मिस्टर और मिसेस रक्तराज अपने नन्हे से पोते को पाकर बहुत खुश थे। पर इस बीच रक्तराज ने राजेश और कामिनी को बताया कि कोई आसपास के इलाके में अमानवों का शिकार कर रहा है। ये सुनकर राजेश सोच में पड़ गया कि कहीं वो शिकारी जनार्दन ही तो नहीं है, और कहीं उसने जनार्दन को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और उसे इस सवाल का जवाब तब मिला जब जनार्दन ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जनार्दन इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था, और वो उन्हें घायल करने के बाद उनके बच्चे को अपने साथ ले गया। ये राजेश और कामिनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। राजेश उठो। हाँ, कामिनी, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। जनार्दन हमारे बेटे को ले गया, वो ले गया हमारे बच्चे को। राजेश, अब क्या होगा? हाँ, ये भगवान, शाम ढलने वाली है। मैं इतनी देर से बेहोश था, पता नहीं अब तक वो किधर जा चुका होगा। अब हमें उसके पीछे जाना होगा राजेश, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने बच्चे को वापस लाना ही होगा। एक मिनट, मुझे इसकी गंध अभी भी मिल रही है। मैं इसका पीछा करते हुए इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बस वो शहर के अंदर हो। तो चलो फिर अपने बेटे को वापस लेके आते हैं। कामिनी, तुम गिरी कैसे? उठो कामिनी, उठो। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूं उस कमीने से हिसाब बराबर करने। आज वैसे भी पूर्णिमा है, आज मैं वेयरवुल्फ बनने वाला हूं। आज मैं फाड़ दूंगा उस कमीने को। राजेश, ये नेकलेस ले जाओ। हाँ, सुनो, ये तो डैनी का दिया गया ब्लड डायमंड नेकलेस है ना? इससे क्या होगा? ये बस एक तोहफा नहीं है राजेश, डानी का मुझसे किया गया वादा है, जो कि मेरी मुश्किल की घड़ी में डानी को मेरी मदद के लिए खींच लाएगा। इसको तुम सही वक्त पर इस्तेमाल करना। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। तुम बस इसको लेकर जाओ, वक्त आने पर खुद ही सब समझ जाओगे। हाँ ठीक है, तुम आराम करो। और सुनो, अपने पिताजी को यहीं बुला लो, मैं आ रहा हूं, और अब हमारे बेटे के साथ वापस लौटूंगा। जनार्दन ने जाने क्यों राजेश से उलझने के लिए पूर्णिमा का दिन चुना था। वो दिन जब राजेश की ताकत कई गुना ज्यादा हो जाती थी। क्या जनार्दन को खुद की काबिलियत पर इतना ज्यादा भरोसा था, या फिर यह उसका कोई दांव था? पर किस लिए? सच्चाई कुछ भी हो, पर राजेश को अपने बेटे को बचाना था, और जाने इस काम के लिए उसके पास कितना वक्त बचा था। बड़ी देर लगा दिया आने में राजेश बाबू। बेटे की याद नहीं आ रही थी क्या, या फिर तब से बेहोश ही पड़े थे? होश तो अब तेरा जाएगा कमीने, हमेशा के लिए। बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो। ओह, आज पौर्णिमा जो है, इसीलिए इतनी गर्मी चढ़ रही है तुम्हें।
कोई बात नहीं, आखिर मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें पूरा मौका मिले अपने बच्चे को बचाने का। जनार्दन, तू क्या साबित करने के लिए हमारे ऊपर गिद्धों की तरह मंडरा रहा है? गिद्ध तो तुम लोग हो इंसानों के लिए, और इंसानों को तुमसे आजाद करने का जिम्मा मैंने खुद पे ले लिया है। और हां, अब तुम लोगों के शरीर के टुकड़ों की ब्लैक मार्केट में अच्छी रकम मिलती है, तो प्राइज हंटिंग भी एक वजह है। तुझे खुद पे इतना यकीन है कि तू पूर्णिमा के दिन एक वेयरवुल्फ से टकरा रहा है? और कोई ऑप्शन जो नहीं है। मेरे एक ग्राहक को भेड़िए मानव का कलेजा चाहिए, जब वो इंसानी रूप में हो तब नहीं, इसलिए उसके भेड़िया बनने के बाद उसका कलेजा उसकी छाती फाड़ के बाहर निकालना है मुझे। तो तुझसे पूर्णिमा के दिन निपटना जॉब रिक्वायरमेंट है, समझ ले मेरी। देखते हैं कौन किसका कलेजा फाड़ता है। हाँ हाँ, शाबाश, आजा अपने असली रंग में। अब तुझे फाड़ूंगा। ये ले। क्या हुआ, चांदी की गोली लग गई? और नहीं खेलना है तुझे? घबरा क्यों रहा है? छुप मत, बाहर आ जा। ये ले, मेरी बंदूक में गोली भी खत्म हो गई, अब आ जा। मेरा पंजा! क्या लगा था तुझे इतनी आसानी से तुझे अपनी गर्दन दे दूंगा? अपने सारे बदन पर चांदी की ये ढाल पहनी हुई है मैंने, समझा? पिछले 1 साल से जब तू इंसान बनने का ढोंग कर रहा था, अपना कारोबार बना के, नई कंपनी खड़ी करके, मैं हर दिन नए नए तरीके सीख रहा था तब तुझ जैसे अमानव को खत्म करने के। ये चांदी का कवच है, तेरे जैसे वेयरवुल्फ से ही निपटने के लिए तैयार किया है मैंने। इसके रहते तेरे पंजे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा पूरा बदन जैसे जल रहा है। इसको तो मैं हाथ तक भी नहीं लगा पा रहा, और मेरे पैर में लगी गोली जैसे धीरे धीरे मुझे पैरालाइज करती जा रही है। तेरे पास सोचने का टाइम नहीं है राजेश। अब तेरा वेयरवुल्फ होना ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। तू अमानव जरूर है, पर मेरे जैसा लड़ना नहीं जानता। ये बोल तो सही रहा है, इस बार ये पूरी तैयारी करके आया है। मैं बस ताकत के भरोसे से नहीं रह सकता। वेयरवुल्फ की सारी शक्तियों की काट है इसके पास, तो क्या करूं? क्या राजेश, वेयरवुल्फ होके एक आम इंसान से छिप रहा है डर के? थू, तुझे मेरी चांदी के खंजर से नहीं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हाँ? ये कामिनी का नेकलेस? हाँ, वो क्या बोल रही थी कि सिर्फ डैनी हमारी मदद कर सकता है, पर कैसे? ब्रेक द डायमंड। हाँ? डैनी की आवाज ये कहां से आ रही है? ब्रेक द डायमंड। ये तो डैनी की आवाज है। ठीक है, इसे तोड़ देता हूं। हाँ? ये क्या हो रहा है? हाँ? ये क्या नई खुराफत कर रहा है राजेश? तू अपनी मौत को ऐसे जादू करतब करके नहीं टाल सकता। टाल तो कोई मुझे भी नहीं सकता। हाँ? डैनी? हाँ? तू कौन है? डैनी डिकोस्टा। डैनी डिकोस्टा, रत्नागर का हैवान? हे भगवान, ये कैसे आ गया यहाँ? I see you've been a nuisance to my friends, Mr. Janardhan. I cannot allow you to continue. मुर्दे का खून किधर गया? हे मेरे पास मत आओ।
How disgusting. अगर तुम्हें मेरे बारे में पता है तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी ये तरकीबें मेरे लिए काफी नहीं होने वाली. But they are ruining my mood. धत साला, इस पर तो कुछ असर नहीं कर रहा. मेरे पास मत आओ, वरना मैं इस भेड़िए के पिल्ले को फाड़ डालूंगा. हरामखोर, बस 4 महीने का बच्चा है वो. तो क्या हुआ? क्या खून नहीं पीता ये? वैसे भी इस डैनी डिकोस्टा ने मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है. रास्ते तो तुमने खुद बंद कर दिए हैं जनार्दन. मुझे तुम्हारे बारे में पता है. पिछले कुछ दिनों में तुमने कई पिशाचों को नर्क भेजा है. और हैरानी तो मुझे भी है कि इतने सालों बाद मैं अमानवों का इतना काबिल शिकारी देख रहा हूं. I applaud your deeds, but this is the end of the road for you. नहीं, इतनी जल्दी नहीं. अगर तुम्हें इस बच्चे की जान की जरा भी परवाह है तो तुम मेरा बाल भी बाका नहीं करोगे, वरना मैं मरने से पहले और एक अमानव की जान लूंगा, चाहे वो साइज में थोड़ा छोटा ही क्यों ना हो. रुक जा जनार्दन, मेरे बेटे की तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है. तू बस मेरे बेटे को छोड़ दे. राजेश, don't be so pathetic. इसने बहुत अमानवों की जान ली है. He is a threat. If I don't kill him now, he is going to be an eyesore. पर मेरा बच्चा. I'm sorry, but I want to make him bleed. डैनी, मेरे पास मत आना, मैं इसे मार दूंगा. तुम्हारा यही अंत है. तुमने अपना वादा नहीं निभाया डैनी. तुम हमारे बेटे की जान नहीं बचा पाए. इतनी जल्दी नतीजे पे मत पहुंचो राजेश. तुम्हें लगता है कि मैं कामिनी के बच्चे को ऐसे ही मरने दूंगा? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पता है, कुछ किस्म के वैम्पायर्स बैट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अपना इकट्ठा किया खून शेयर करते हैं, ताकि अगर एक को खून की कमी हो तो वो भूखा ना मरे. मतलब? अब ये बुढ़ा पिशाच अपना खून इस नन्हे से पिशाच को पिलाएगा. पी ले मेरे बच्चे, डैनी का खून पी और जी जा फिर से. हे भगवान, मेरा बेटा जिंदा है. मेरा अंदाजा सही था, because your son is a half vampire. इसी वजह से चांदी उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाई. एंड सी, अब इसके घाव भी बढ़ रहे हैं. मुझे इतना जोखिम नहीं लेना चाहिए था, बट आई वॉन्टेड टू किल दैट मैन सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डैनी. Now hold my hand. I'll take you to Kamini. Yes, Mr. Danny. कामिनी बहुत. हाँ? मैं डैनी का हाथ छूटते ही एक पल में कोहरा बन के गायब हो गया और अपने घर भी पहुंच गया. कामिनी, are you all right? दानी, राजेश, मेरा बेटा कहाँ है राजेश? ये ठीक है कामिनी, डैनी ने हमें बचा लिया, हम दोनों को बचा लिया.
और जनार्दन? I took his blood and his life. ओह, थैंक यू रानी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर, थैंक यू। That's all right. But तुम लोग इंसानों के बीच में रहते हो, तो तुम पर खतरा हमेशा बना रहेगा। This Janardhan may not be the last one. हाँ, आप सही बोल रहे हो। हाँ, पर अब हम खुद को इतना बेबस नहीं होने देंगे। नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक वेयरवुल्फ होने के बाद भी मुझे अपनी जान बचाने के लिए इतना लड़ना होगा, पर अब समझ में आ गया है। We can never let our guard down. No one is touching my family ever again. Take care of yourself. और अब मुझे विदा करो। थैंक यू सो मच डैनी, थैंक यू। बाय डियर, अपना ख्याल रखना। I'm so sorry कामिनी, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ा, पर अब ये नहीं होगा, कभी नहीं। राजेश, अब तुम क्या करने वाले हो? जो भी करूंगा, इतना वादा करता हूं कि मेरे होते हुए कोई भी इंसान या मानव तुम्हें नहीं छू सकेगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है राजेश। पर सुनो, अब कुछ नाम भी सोच लेते हैं बेटे के लिए। बेचारा कब तक ऐसे बिना नाम के रहेगा। हाँ, चलो पहले एक अच्छा सा नाम ढूंढते हैं। फिलहाल तो राजेश का अमानव परिवार बच गया था, पर शायद अब राजेश को समझ में आ चुका था कि वो खतरा भी है और खतरे में भी। इस तरह राजेश के परिवार की खुशहाली की उम्मीदों के साथ ये कहानी यहीं खत्म हुई। पर हाँ, उनकी इस कहानी में एक इशारा भी छिपा था। इशारा कि हमेशा बुरा वो नहीं होता जिसे हम बुरा समझते हैं। कुछ नहीं पता कि कहां बुराई में अच्छाई और अच्छाई में बुराई छिपी हो।